तो हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक मॉड्यूल सी रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर यूनिट 4 कैपिटल एडुकेसी। कैपिटल एडुकेसी के अंदर हमने बेसल नॉर्म्स के अंदर जो 3 पिलर्स हैं उनके बारे में पढ़ा। फर्स्ट पिलर वाज कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, सेकंड वाज एसआरईपी प्रोसेस, थर्ड वाज मार्केट डिसिप्लिन। तो 2 पिलर हम अब तक अपने कवर कर चुके हैं। आज हम अपना थर्ड पिलर करने वाले हैं, दैट इज मार्केट डिसिप्लिन, और उसके रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस है उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। ठीक है, मार्केट डिसिप्लिन में सबसे पहले जो मार्केट डिसिप्लिन है उसके अंदर बेसिक चीज क्या आती है कि हमें मार्केट के अंदर अपना डिसिप्लिन बना के रखना है। डिसिप्लिन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम जो भी चीजें कर रहे हैं, जो भी चीजें हुई हैं उनका क्या करेंगे, प्रॉपर डिस्क्लोजर देंगे। तो डिस्क्लोजर है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब जो भी मैनेजर ने डिसीजन लिए या मैनेजर ने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की, हमने उन चीजों का क्या करना है, डिस्क्लोजर देना है। जो ये पिलर 3 है दैट इज मार्केट डिसिप्लिन, ये क्या करता है, पिलर 1 और पिलर 2 को क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि उनका साथ देता है ताकि जो चीजें वो क्या कर सके, स्ट्रीमलाइन बेसिस पे वर्क कर सके। ओके, अगर हम सपोज डिस्क्लोजर्स नहीं देते हैं, प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं देते, उनका नॉन कंप्लायंस करते हैं, तो हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है, जिसके अंदर फाइनेंशियल पेनल्टी भी हो सकती है। फाइनेंशियल पेनल्टी मतलब कुछ फाइन भी लगाया जा सकता है। उसके अलावा पेनल्टी क्या लगाई जा सकती है, आपको कुछ बेनिफिट्स या कुछ आपके ऊपर रिक्वायरमेंट्स बढ़ाई जा सकती हैं, कुछ आपको बेनिफिट देने से क्या किया जा सकता है, मना किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो भी हमने डिस्क्लोजर्स देने हैं पिलर 3 के अंदर, वो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ रख के ही देने हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑपोजिट जाके कोई डिस्क्लोजर नहीं होगा। जो डिस्क्लोजर होगा वो क्या होगा, इन लाइन विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही होगा। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरली क्या होता है, ब्रॉडर इन स्कोप होते हैं, क्योंकि वो पूरी अकाउंटिंग सिस्टम को संभालते हैं। उसमें से कुछ चीजों को हमने क्या देना है, अलग से डिस्क्लोजर देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी हम डिस्क्लोजर दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट एंड रिलायबल होने चाहिए, क्योंकि हम उन चीजों को मार्केट के अंदर पब्लिश करने वाले हैं। अगर वो एक्यूरेट एंड रिलायबल नहीं होंगे तो हमारे डिस्क्लोजर्स क्या होंगे, बेसिकली कि वो डिस्क्लोजर्स गलत है। तो हमने डिस्क्लोजर्स देने से पहले उनको क्या करना है, सफिशिएंटली वैलिडेट करना है। ओके, ठीक है। उसके अलावा हमने कुछ देखा था कि जब हम बैलेंस शीट वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके अंदर हमने देखा था कि कुछ डिस्क्लोजर्स हम बैलेंस शीट में भी देते हैं एंड एडिशनल कुछ डिस्क्लोजर हम नोट्स टू अकाउंट्स पे भी देते हैं। तो जो हम पिलर 3 के अंदर डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं, हमने ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमने ऑडिटेड बैलेंस शीट के अंदर, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर्स दिए वो दोनों आपस में मैच करने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर दिया तो सपोज एनपीएस है, एनपीएस की वैल्यूज डिफरेंट थी, बट जब अपने फॉर्म्स या नेक्शंस के अंदर वो एनपी की वैल्यू भर रहे हो तो वो डिफरेंट हो। तो वो क्या होना चाहिए, दोनों आपस में मैच करने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो भी आपने डिस्क्लोजर देने हैं वो पहले मैनेज उन डिस्क्लोजर्स के बारे में मैनेजमेंट क्या करे, प्रॉपर डिस्कशन करे, उनके ऊपर जो वैल्यूज है उनको प्रॉपर एनालाइज करे, उनकी प्रॉपर क्या करे, स्क्रूटनी करे। स्क्रूटनी मतलब उनको बेसिकली प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए कि जो भी आप डिस्क्लोज कर रहे हो वो एक्यूरेट एंड रिलायबल हो। उनको रिलायबल बनाने के लिए क्या करो, उनकी पहले चेकिंग कर लो। ठीक है, उसके अलावा वैलिडेशन डिजाइन फॉर अनपब्लिश्ड मटेरियल। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि सपोज कुछ चीजें जैसे लाइक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, कुछ हमने वेबसाइट्स के ऊपर अपनी कोई इन्फॉर्मेशन पोस्ट करी है, वो भी हम काइंड ऑफ क्या करें, डिस्क्लोजर ही कर रहे हैं। उसके अंदर क्या है कि हम उनको वैलिडेट नहीं करते, किसी से पहले चेक नहीं करवाते हैं। तो ऐसी चीजें जब हम पब्लिश कर रहे हैं या वेबसाइट्स के ऊपर रख रहे हैं, तो हमें क्या उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी है कि क्या हम वो चीजें जो डिस्क्लोज कर रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है। उनका हमने क्या देना है, अप्रोप्रिएट वेरिफिकेशन उनकी करनी है। ठीक है, पिलर 3 के अंदर हम जो डिस्क्लोजर्स देते हैं उनमें पहले तो ये जरूरी नहीं होता कि आपने एक्सटर्नली उसको किसी को ऑडिट करवाना ही करवाना, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन कि अगर तो स्पेसिफिकली बोल दे कि आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा तो आप ऑब्वियसली आपको करवाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी स्पेसिफिकली कोई मेंशन नहीं है तो आपने जो डिस्क्लोजर है वो अपने ही बेसिस पे, इंटरनली बेसिस पे क्या कर लेने, चेक कर लेने हैं, और उसके बेसिस पे ही आपने उसके बेसिस के ऊपर ही आपने क्या करना है, उनको डिस्क्लोजर कर देना है। सो सबसे पहले पिलर 3 क्या कहता है, आपको डिस्क्लोजर्स देने हैं। डिस्क्लोजर नहीं दोगे तो क्या होगी, पेनल्टी लग सकती है। जो डिस्क्लोजर्स दे रहे हो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के विद इन लाइन होने चाहिए, उनके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आपको उसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करना कैसे, आप उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी करो, उसके ऊपर डिस्कशन करो। ठीक है, उसके अलावा आपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करी थी उसमें भी कुछ डिस्क्लोजर्स दिए थे, वो भी ये भी चेक करो कि जो डिस्क्लोजर्स हमने दिए थे वो दोनों आपस में कंसिस्टेंट हो, उनमें कुछ अलग ना हो। जो ऐसे मटेरियल है जो हम डायरेक्ट पब्लिश कर रहे हैं विदाउट एनी ऑडिटेड, विदाउट एनी एक्सटर्नल ऑडिट, उनकी क्या करनी चाहिए, अप्रोप्रिएट वेरिफिकेशन करो। इन सब चीजों से करने से क्या होगा, जो हमारे डिस्क्लोजर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्यूरेट एंड रिलायबल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद एक कंसेप्ट आता है मटेरियलिटी का। मटेरियलिटी इज बेसिकली कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपने, या कौन सी चीज रेलिवेंट है, तो आपने उसके बेसिस के ऊपर क्या करना है, उन्हीं चीजों का डिस्क्लोजर देना है। बेसिकली कौन सी चीज मटेरियल है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन अगर वो मिस रिपोर्ट होती है या ओमिट हो जाती है, या तो उसको रिपोर्ट ही गलत किया जाता है, जो या रिपोर्ट नहीं किया जाता, तो जो भी फाइनेंशियल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या जो भी ऐसा बंदा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर अपने डिसीजन ले रहा है, उसके डिसीजन को वो चीज क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो हम वो बोलेंगे कि वो चीज मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक है, उसके अंदर सपोज एक फ्रॉड हुआ, बैंक की लाइक एसबीआई बैंक है, उसके अंदर एक फ्रॉड हुआ 10,000 का। ओके, और
एक फ्रॉड हुआ उसके अंदर सपोज 1 CR का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि जो तो 1 CR वाला फ्रॉड है, अगर वो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता लगता है कि हाँ इस बैंक में इतने करोड़ का फ्रॉड हुआ है, तो वो चीज क्या करने वाली है, जो भी बंदा अपने इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाला है उसके बेसिस पे, तो 1 करोड़ वाला जो फ्रॉड है वो उसके इस डिसीजन का क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। बट वहीं जो अगर इतने बड़े बैंक में 10,000 का फ्रॉड है वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो चीज मटीरियल नहीं है। तो बेसिकली ऐसी चीज जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है, उसको हम बोलेंगे कि ये चीज क्या है, मटेरियल है, और आपने उस चीज के ऊपर एंड उन चीजों का आपने स्पेसिफिकली डिस्क्लोजर देना है। तो आपने उन चीजों का डिस्क्लोजर जरूर देना है जो क्या है, रेलिवेंट है, जो चीजें मटेरियल है। ओके, कौन सी चीजें मटेरियल है या नहीं है, वो बेसिकली इसके पता लगती है क्वालिटेटिव जजमेंट के ऊपर बेस होती है, कि आप अपनी जजमेंट के बेसिस पे पता लगाते हो कि क्या ये चीज मटेरियल है या नहीं है। उसके अलावा प्रोप्राइटरी एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन बेसिकली वो होती है जैसे कोई भी कंपनी की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे वो अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, या उसके कोई पेटेंट्स हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, दैट इज नोन एज प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन, जो उससे रिलेटेड है। कि अगर उनके कॉम्पिटिटर्स को पता लगेगा कि ये सपोज एसबीआई बैंक है, वो एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज करता है, जिसकी वजह से उनके ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन चल पाते हैं, तो वो उनकी प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है। या उसके अंदर क्या क्या ऐसे मॉड्यूल्स है जिनकी वजह से वो चीज अच्छी हो पा रही है, तो दैट इज द प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओके, अगर वही चीज उनके कॉम्पिटिटर्स को पता लगती है तो हो सकता है उनकी वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, तो दैट इज नोन एज प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन। तो इन चीजों का डिस्क्लोजर्स किस तरीके से देना है, उन चीजों पे भी हमें स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि अगर ये चीजें बाहर लीक हो जाती है, बाहर पता लगती है, तो उनको नुकसान हो सकता है। सेकेंडली, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। जैसे बैंक्स के अंदर एज अ अकाउंट होल्डर मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो कॉन्फिडेंशियल है। बैंक से टर्म्स एंड कंडीशन में भी लिखा होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं की जाएगी। तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर देते हुए भी हमने क्या करना है, ध्यान रखना है। इसका डिस्क्लोजर देते वक्त इन चीजों का क्या पड़ता है, काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट इज जनरल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि बैंक के पास अपनी एक फॉर्मल डिस्क्लोजर पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके अंदर ये लिखा हो कि हमने क्या किन किन चीजों का डिस्क्लोजर देना है और किस किस चीजों के बेसिस पे देना है, कि क्या क्या डिस्क्लोजर देंगे, एंड जब डिस्क्लोजर देते हुए कौन कौन से उनके ऊपर क्या लगेंगे, इंटरनल कंट्रोल लगेंगे। सबसे पहले पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी में लिखो कि हम किन किन चीजों का डिस्क्लोजर देंगे, डिस्क्लोजर देते हुए क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। उसके अलावा जो हमने अभी ऊपर देखा कि उनको आपने प्रॉपर वैलिडेट करना है, तो जो आपने डिस्क्लोजर्स दिए उनको उनकी एप्रोप्रिएटनेस चेक करने के लिए आप क्या प्रोसेस यूज करने वाले हो, ताकि जो वो डिस्क्लोजर है वो क्या हो सके, एक्यूरेट एंड वैलिडेट हो सके। तो क्या है, जनरल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है, आप अपनी एक पॉलिसी बनाओ, ठीक है। पॉलिसी के अंदर देखो, सबसे पहले ये लिखो कि कौन कौन से डिस्क्लोजर्स करने हैं, कौन कौन से डिस्क्लोजर करने के लिए आपने इंटरनल कंट्रोल्स क्या लगाए हैं, आपने जो डिस्क्लोजर करना है वो आपके पास आ गए। उसके बाद एक प्रोसेस बनाओ जिससे आप ये चेक कर सको कि जो आप डिस्क्लोजर दे रहे हो क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या वो वैलिडेट है, वैलिडेटेड है, या क्या जितने फ्रीक्वेंसी पे वो डिस्क्लोजर देने चाहिए थे, क्या वो उतनी फ्रीक्वेंटली डिस्क्लोजर दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर बेसल 3 की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो जुलाई 1 2013 से इफेक्टिव हो गई थी, कि आपने इस तरीके से क्या करना है, डिस्क्लोजर देना है। तो जुलाई 1 2013 के बाद जो पहले डिस्क्लोजर्स दिए गए वो कब दिए गए थे, सितंबर 30 2013 को पहले डिस्क्लोजर्स दिए गए थे। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है स्कोप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्क्लोजर्स। स्कोप में मतलब किन किन चीजों का डिस्क्लोजर देना है, फ्रीक्वेंसी में आता है आप कब कब डिस्क्लोजर्स देना है, कितने कितने इंटरवल के बाद आपने क्या करना है, डिस्क्लोजर्स देना है, ठीक है। जो डिस्क्लोजर्स देते हैं बेसिकली वो किनको देना है, डिस्क्लोजर रिलेटेड टू इंडिविजुअल बैंक्स within the groups would not generally be required to made by the parent bank। कि जो इंडिविजुअल बैंक, अगर तो जैसे ग्रुप एंटिटी है, जैसे लाइक हमने एचडीएफसी की एग्जांपल लेते हैं हर बार, एचडीएफसी का जो ग्रुप है उसके अंदर जो इंडिविजुअल बैंक्स के डिस्क्लोजर है वो इंडिविजुअल बैंक्स को भी देने हैं, और वो जनरली कौन देता है, इंडिविजुअल बैंक्स देता है। जो पेरेंट बैंक है उनको देने की जरूरत नहीं होती है। तो इंडिविजुअल बैंक्स के रिलेटेड डिस्क्लोजर्स कौन देगा, इंडिविजुअल बैंक्स, आप शॉर्ट में बोल सकते हो। और ग्रुप के बारे में डिस्क्लोजर्स कौन देगा, जो भी उनका पेरेंट बैंक है उसको पूरे ग्रुप के डिस्क्लोजर क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, ठीक है। बट अगर ऐसा केस आता है जिसके अंदर कैपिटल रेशियोज आपने क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है, उसके अंदर जो डिस्क्लोजर है इंडिविजुअल बैंक्स के भी वो कौन देगा, पेरेंट बैंक को ही देने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। जो पिलर 3 है मार्केट डिसिप्लिन वाला डिस्क्लोजर है वो हमने क्या करना है, स्टैंड अलोन बेसिस पे देना होता है, वही की इंडिविजुअल अपना देगा, पेरेंट को नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा पिलर 3 के जो मेजरली डिस्क्लोजर्स हैं वो किस पर जाते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे जाते हैं। बट कुछ ऐसे डिस्क्लोजर्स है जो आपको क्या करना है, क्वार्टरली बेसिस पे देने हैं। वो कौन कौन से डिस्क्लोजर्स है, कैपिटल एडिक्वेसी, क्रेडिट रिस्क और जनरल डिस्क्लोजर्स फॉर ऑल बैंक्स, क्रेडिट रिस्क डिस्क्लोजर्स फॉर पोर्टफोलियो सब्जेक्ट टू द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। ये 3 ऐसे
डिस्क्लोजर्स है जो आपको क्या देना है, क्वार्टरली बेसिस पे देने हैं। ये टेबल DF2, DF3, DF4 के अंदर जाते हैं। बाकी डिस्क्लोजर नॉर्मली किस पे जाते हैं, हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बैंक जो भी अपनी डिस्क्लोजर्स पब्लिश करता है, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ भी चीज पब्लिश करता है, चाहे रिजल्ट्स हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डिस्क्लोज करनी है। आपने पब्लिक को तो दे दी, बट आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर भी क्या करनी है, रखनी है, ओके, ठीक है। उसके अलावा जो बैंक ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करी, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज क्या है, आजकल क्या है, PDF फॉर्म में इशू होती है, तो आपने उसके अंदर भी एक लिंक देना है कि जो आपने ताकि जो भी बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू भी आपकी वेबसाइट के ऊपर बाकी जो डिस्क्लोजर्स है उनको देख सके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी आपको क्या करना है, एक डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको एक मेन फीचर्स टेम्पलेट बनाना है। मेन फीचर्स टेम्पलेट के अंदर पूरी की पूरी जो भी आपने कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स इशू करे हैं, या जो भी आप कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जो पहले इशू थे या तो नए इशू करे या उनको ही कोई आपने अपडेट करे, उनमें कुछ चेंजेस करे, उनके रिलेटेड कोई जो भी फुल टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी क्या करनी है, आपको डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। तो स्कोप एंड फ्रीक्वेंसी में क्या आता है, सबसे पहले तो इंडिविजुअल बैंक्स को इंडिविजुअल बेसिस पे देंगे। ग्रुप के बारे में, अगर ग्रुप एंटिटी है, उसका पेरेंट बैंक है जो वो उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो बैंक है, तो उसको डिस्क्लोजर कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी देने पड़ेंगे। थर्ड, अगर कैपिटल रेशियो एनालिसिस की बात हो रही है तो उसके अंदर जो डिस्क्लोजर है वो कौन देगा, ग्रुप एंटिटी वाला पेरेंट बैंक ही देगा। जनरली जो डिस्क्लोजर है वो हाफ ईयरली बेसिस पे जाते हैं, लेकिन 3 डिस्क्लोजर्स ऐसे हैं जो क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपने अपने रिजल्ट्स पब्लिश करे, ये कोई भी आपने डिस्क्लोजर दिया वो आपको वेबसाइट पे भी दिखाना पड़ेगा। आपने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करी है उसके अंदर आपको एक डायरेक्ट लिंक भी देना पड़ेगा, ताकि जो भी आपने वेबसाइट के ऊपर डाटा रखा है आप जस्ट लिंक पे क्लिक करके उस डाटा को क्या कर सको, एक्सेस कर सको। उसके अलावा आपने जो भी आपके कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपने इशू कर रखे हैं उनमें कोई चेंजेस करे, उनकी वैल्यू में रिडीम करा, कन्वर्ट करा, कुछ भी करा हो, उसके जो चेंजेस हैं वो आपने क्या करने हैं, वो भी डिस्क्लोज करने हैं। उनके रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। बैंक्स की जो वेबसाइट है उनके अंदर एक डिस्क्लोजर रेगुलेटरी डिस्क्लोजर सेक्शन होना चाहिए। जो हमने बात करा कि आपको डिस्क्लोजर अपनी वेबसाइट पे रखने हैं, वो कहाँ रखने हैं, आपको अपनी वेबसाइट पे एक पार्ट बनाना है जिसका नाम रखना है रेगुलेटरी डिस्क्लोजर सेक्शन। उसके अंदर स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर जो भी आप हमने अभी डिस्क्लोजर्स की बात करी, आपको क्या करना है, उन फॉर्मेट के अंदर डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। आपने एक ये भी इंश्योर कराना है कि आपका जो होम पेज है, वेबसाइट का होम पेज है, उसके ऊपर ये डायरेक्ट लिंक होना चाहिए और वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। ये ना हो कि आपने डिस्क्लोजर्स तो कर दिए, रेगुलेटरी डिस्क्लोजर सेक्शन भी बनाया, स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करी, बट उसका लिंक, उसको एक्सेस करना ईजी नहीं है। लाइक होम पेज के ऊपर उसका बटन नहीं, आपको अंदर अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके होम पेज के ऊपर ही रेगुलेटरी डिस्क्लोजर सेक्शन का होना चाहिए कि आप जस्ट उस पर क्लिक करो एंड आप सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर सको, पा सको। जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है पिछले 3 साल की प्रोवाइड करनी है, लास्ट 3 ईयर्स ऑफ ऑल टेम्पलेट्स आपको क्या करना है, प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। उसके बाद पिलर 3 अंडर बेसल 3 फ्रेमवर्क। बेसल 3 फ्रेमवर्क के अंदर जो पिलर 3 है मार्केट डिसिप्लिन, वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले तो जो बेसल कमेटी थी उन्होंने कंपोजिशन ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट किस नए लेके आई, ये अडॉप्ट करे, और जो पिछले डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स या उनकी गाइडलाइंस थी उनको लिया और नए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करके नया पिलर 3 बनाया। नए पिलर 3 के अंदर क्या करी, गाइडलाइंस इशू करी, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ी थी जब हम अपनी रेशोज निकालते हैं तो उसके अंदर हम काफी रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स करते हैं, ओके। तो आपको उन चीजों का भी डिस्क्लोजर देना है, क्योंकि एक तो हमने क्या देखा, बेसल 3 क्या कह रहा है कि आपको जो तो पहले वाले डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो देने थे। उसके अलावा आपको क्या करना है, कंपोजिशन ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर देना है कि आपकी कैपिटल किन किन चीजों से बनी हुई है, उनका भी आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर देना है। उसके अंदर कंपोजिशन ऑफ कैपिटल किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, उसके अंदर रेगुलेटरी कैपिटल कितनी है, बाकी वाली कैपिटल कितनी है, उसके अंदर आपने रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स कौन सी करें वो भी आपको क्या करनी है, देनी है, ठीक है। ये सब करा क्यों जा रहा है, ताकि जो डिस्क्लोजर है उनको एनहांस किया जा सके, ठीक है। और बैंक्स को ये सब चीजें डिस्क्लोज करने के बाद क्या क्या करना है, अपनी जो कैपिटल पोजीशन है वो भी क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है, पब्लिश करनी है। सो दिस वाज बेसल 3 पिलर 3 अंडर बेसल 3 फ्रेमवर्क, ठीक है। मार्च 31 2017 के बाद क्या हुआ, जो एक कॉमन टेम्पलेट यूज कर लिया गया। कॉमन टेम्पलेट इसलिए यूज किया गया ताकि हर जो बैंक है वो एक ही फॉर्मेट के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, कंसिस्टेंसी आए। जब कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो मैं क्या कर पाऊंगा, इजिली कंपेयर कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से दो बैंक्स हैं, फर्स्ट वन इज एक्सिस, सेकंड इज HDFC, ठीक है। सपोज ए अपना एक्सिस बैंक अपना एनपीएस की डिस्क्लोजर दे रहा है, ओके। HDFC भी अपनी एनपीएस की डिस्क्लोजर दे रहा है। अगर तो ये दोनों सेम फॉर्मेट के अंदर हुए तो मेरे को कंपेयर करना बहुत इजी है। लाइक मेरे को जस्ट आपने सामने वैल्यूज रखने हैं, हम कंपेयर कर लूंगा कि एक्सिस बैंक के एनपीएस इतने हैं, HDFC कितने, इतने रिड्यूस हुए, इतने नहीं है। बट अगर दोनों का फॉर्मेट ही अलग अलग है तो मेरे लिए क्या होगा, वो चीज को कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस चीज को दूर करने के लिए क्या किया गया, कॉमन टेम्पलेट बना लिया गया कि इसके अंदर ही आपको क्या करनी है, अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। जो ट्रांजिशनल पीरियड था, ट्रांजिशनल पीरियड जब हम बेसल 2 से बेसल 3 के अंदर मूव हो रहे थे, उसके अंदर जो टेम्पलेट था कॉमन टेम्पलेट नहीं था, तो
अप्रैल 1 2013 से लेके 31 मार्च 2013 तक जो ट्रांजिशनल पीरियड था उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, इसी टेम्पलेट के एक मॉडिफाइड वर्जन यूज कर रहे थे ताकि ट्रांजिशनल पीरियड के अंदर आने वाली जो डिफिकल्टीज है उसको कोप अप किया जा सके। ठीक है, उसके बाद आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स भी बनानी है। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स किसकी कि उन बेसल 3 ने 3 स्टेप अप्रोच बताई है जिसके अंदर आपको अपनी कैपिटल एलिमेंट्स है, जो भी हमने बोला था कि आपको कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का डिस्क्लोजर देना है, उसके अपने रिकंसिलेशन बनानी है कि मेरी बैलेंस शीट के अंदर इतनी कैपिटल है और मेरी रेगुलेटरी कैपिटल इतनी है, तो उसको आपने बीच में रिकंसिल करके बताना है कि इनमें डिफरेंस क्यों आ रहे हैं ताकि क्या हो कंसिस्टेंसी मेंटेन करी जा सके। ठीक है, उसके अलावा जो हमने बोले थे जो टेम्पलेट बनाया जिसको मेन फीचर्स टेम्पलेट बोला, उसके अंदर बेसिकली क्या है, मेन फीचर टेम्पलेट के अंदर क्या आता है, इसके अंदर कॉमन टेम्पलेट एक तो यूज किया गया जो जिसके अंदर सारे बैंक से अपनी क्या करते हैं डिस्क्लोजर्स को डिस्क्लोज करते हैं ताकि जो बेसल 3 की रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा का पूरा किया जा सके। इसके अंदर मेन फीचर टेम्पलेट में क्या आता है, बेसिकली जो भी आपके कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी आप फुल टर्म्स एंड कंडीशन क्या करते हो डिस्क्लोज करते हो। उसके अंदर कोई भी चेंजेस आपने करे, कोई रिडक्शन किया, एनहांसमेंट की कुछ भी करी, तो आप वो क्या करते हो वहां पे डिस्क्लोज करते हो। ठीक है, अब पिलर 3 के अंदर क्या है, अदर एस्पेक्ट्स में क्या आता है, पिलर 3 के अंदर ना पिलर 3 के कुछ ऐसे डिस्क्लोजर्स होते हैं जो पिलर 1 के अंदर काउंट नहीं होते। बेसिकली पिलर 2 और पिलर 3 आए क्यों ना, क्योंकि बेसल 1 के अंदर पिलर 1 होता था सिर्फ, बट पिलर 1 क्या था, पूरे के पूरी चीजों को कवर नहीं कर रहा था, तो पिलर 1 की खामियों को दूर करने के लिए हम क्या लेके आए, पिलर 2 और पिलर 3 लेके आए थे। तो जो पिलर 3 के अंदर हम डिस्क्लोजर्स करते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे डिस्क्लोजर्स भी होते हैं जो कैपिटल रिक्वायरमेंट देते वक्त हम पिलर 1 के अंदर कंसीडर नहीं करते। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली क्या जाता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर हम एक्चुअली रिस्क प्रोफाइल निकालने के लिए हम डिस्क्लोजर्स देते हैं। उसके लिए हम चाहे कैपिटल रख रहे हो ना रख रहे हो, दैट्स अ सेपरेट इशू, वो पिलर 1 के अंदर आती है। पिलर 3 के अंदर कुछ ऐसे डिस्क्लोजर्स हैं जिनकी हम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स नहीं रखते, बट उनको डिस्क्लोज किया जाता है, रीजन बीइंग कि जो हम अपनी एक्चुअल रिस्क प्रोफाइल है वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बता सके कि एक्चुअली हमारा जो रिस्क है वो इतना है। उसके अंदर ऐसी कौन सी चीजें जिनके अगेंस्ट जिनको पिलर 1 नहीं कवर करता लेकिन पिलर 3 कवर करता है, उसमें आता है एक तो सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर, सिक्योरिटीज की तरफ हम कितना एक्सपोज है। ठीक है, हमारे जो ऑफ बैलेंस शीट व्हीकल्स हैं जो हमने एसपीवीज पढ़े थे उनको अगर स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड की गई है वो। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर की वैल्यूएशन। ओके, उसके अलावा सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर की पाइपलाइन एंड वेयर हाउसिंग रिस्क, इन चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, पिलर 3 के अंदर डिस्क्लोजर देते हैं लेकिन पिलर 1 के अंदर इसके अगेंस्ट हम कैपिटल मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, जो डिस्क्लोजर टेम्पलेट है वो नेक्स्ट 21 के अंदर इसका क्या दिया गया, फॉर्मेट दिया गया है। सो दिस वाज अबाउट द मार्केट डिसिप्लिन। इसको हम एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट डिसिप्लिन में क्या आता है, आपको डिस्क्लोजर्स देने हैं। डिस्क्लोजर क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, किससे, जो आपने डिसीजन लिए या मैनेज जिस भी तरीके से मैनेज रिस्क क्या हो रहा है मैनेज हो रहा है। प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दोगे आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, पेनल्टी फाइनेंशियल पेनल्टी भी हो सकती है। ठीक है, जो भी डिस्क्लोजर्स होंगे वो इन लाइन विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे। डिस्क्लोज करने से पहले आपने ये इंश्योर कराना है कि आपके जो डिस्क्लोजर्स हैं वो एक्यूरेट एंड रिलायबल हो। उसके लिए आपने ये चीज़ें चेक करनी है, एक तो डिस्क्लोज करने से पहले उनको प्रॉपर डिस्कशन करो, एनालाइज करो, उनको प्रॉपर स्क्रूटनाइज करो। ओके, और जो भी आपने डिस्क्लोजर दिए हैं वो ये देखो कि आपके जो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए। उसके अलावा आप अगर कोई भी अपना अनपब्लिश्ड मटेरियल इशू कर रहे हो तो उससे पहले उनकी क्या करो, अप्रोप्रिएट वेरिफिकेशन करो। अगर पिलर 3 स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता है कि आपको ऑडिट करवाने की जरूरत है तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन है तो आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। जो भी डिस्क्लोजर दिया जाएगा वो मटेरियल चीज़ों का दिया जाएगा। मटेरियल चीज़ें वो चीज़ें होती है जिनके बेसिस पे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है। कौन चीज़ मटेरियल है कौन सी नहीं है वो क्वालिटेटिव जजमेंट के ऊपर बेस होता है। जब आप अपनी प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो तो उसके ऊपर आपने स्पेशल ध्यान देना है। उसका जो इम्पैक्ट है ऑन डिस्क्लोजर वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको वो चीज़ें डिस्क्लोज करते वक्त ज़्यादा ध्यान देना है। उसके अलावा बैंक को अपनी डिस्क्लोजर पॉलिसी बनानी है जिसके अंदर बताना है कि आपको किन किन चीज़ों के बारे में, किन किन चीज़ों को डिस्क्लोज करोगे। डिस्क्लोज करने से पहले उनकी अप्रोप्रिएटनेस चेक करने के लिए किन किन इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस की आप क्या लोगे, हेल्प लोगे। ठीक है, जो डिस्क्लोजर्स है वो इंडिविजुअल बैंक्स पे भी लगते हैं एंड अगर वो स्टैंड अलोन बेसिस पे हमने देने होते हैं अंडर पिलर 3, बट अगर ग्रुप एंटिटीज के अंदर जो मेन बैंक है वो पेरेंट बैंक, जो पेरेंट कंपनी है वो एक बैंक है तो आपको उसको ग्रुप बेसिस के ऊपर भी डिस्क्लोजर देने हैं। जनरली डिस्क्लोजर हाफ ईयरली बेसिस पे दी जाता है, लेकिन कुछ ये 3 डिस्क्लोजर है जो आपको क्या देने हैं, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर डिस्क्लोज करने हैं। जो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश करनी है। आपने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी है उसके अंदर एक लिंक प्रोवाइड करना है ताकि उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट पर्सन आपके बैंक की वेबसाइट के ऊपर पहुंच सके। आपको अपना मेन फीचर टेम्पलेट बनाना है जिसके अंदर अपनी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड फुल टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे। आपकी वेबसाइट के ऊपर एक रेगुलेटरी डिस्क्लोजर सेक्शन होना चाहिए जिसके अंदर आप स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या है लोगों को डिस्क्लोज करोगे, और जो ये रेगुलेटरी डिस्क्लोजर सेक्शन है वो आपके होम पेज के ऊपर ही डायरेक्ट उसका लिंक होना चाहिए ताकि वो इजीली एक्सेस किया जा सके। आपको जो इन्फॉर्मेशन रखनी है वो अपने पिछले 3 सालों के टेम्पलेट्स को रखनी है।
ठीक है। उसके बाद बेसल 3 फ्रेमवर्क के अंदर पिलर 3 किस तरीके से वर्क करता है, उसने जो पिछली रिक्वायरमेंट्स उनको तो लिया, उसके साथ एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऐड करी, दैट वाज कंपोजिशन ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर। उसके अंदर आपने बताना है कि आपकी जो कैपिटल है वो किन किन चीज़ों से बनी हुई है, उसके अंदर जो रेगुलेटरी कैपिटल है वो कितनी है, और कौन सी एडजस्टमेंट्स करी आपने वो डिस्क्लोज करनी है, ताकि जो डिस्क्लोजर उनको एनहांस किया जा सके, एंड बैंक्स अपनी क्या कर सके, अपनी कैपिटल पोजीशन को इजीली क्या कर सके, डिस्क्लोज कर सके। ठीक है। मार्च 2017 के बाद हमने क्या करना शुरू कर दिया, कॉमन टेम्पलेट यूज करना शुरू कर दिया, ताकि डिस्क्लोजर्स के अंदर क्या लाई जा सके, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेटिबिलिटी लाई जा सके। उससे पहले जब ट्रांजिशनल फेज था तो हम एक टेम्पलेट का मॉडिफाइड वर्जन यूज कर रहे थे। ठीक है। जब आपने डिस्क्लोजर किया तो आपने अपनी कैपिटल जो रेगुलेटरी कैपिटल है और जो आपने बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दिखाई है, अगर उन दोनों में डिफरेंस है तो आपकी क्या करनी है, उनकी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है। आपको अपना मेन फीचर टेम्पलेट अपनी वेबसाइट पर रखना है, जिसके अंदर आप अपनी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में फुल टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे। ठीक है। पिलर 3 के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों भी कवर की जाती है जो पिलर 1 के अंदर कवर नहीं होती। उनमें ये 4 चीज़ें मेनली जो रिलेटेड है, उस कार्डेशियन एक्सपोजर से रिलेटेड है। उसके बाद जो डिस्क्लोजर टेम्पलेट है उसका फॉर्मेट कहाँ दिया गया, नेक्स्ट 21 के अंदर दिया गया। सो दिस वाज अबाउट पिलर नंबर 3, मार्केट डिसिप्लिन। अब अगला हम अपना पार्ट देखने वाला है, पार्ट डी, कैपिटल कंजर्वेशन बफर फ्रेमवर्क। तो पिलर 1 के अंदर जब कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि हम डेली 2 बफर बनाते हैं, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, सेकंड वाज काउंटर साइक्लिकल बफर। हम दोनों बफर्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर। कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या आपने अपने पास कैपिटल कंजर्व करके रखनी है इन फॉर्म ऑफ बफर। बफर मतलब एक्स्ट्रा, कंजर्वेशन मतलब बचाना, कैपिटल मींस कैपिटल। तो आपने अपनी कैपिटल को बचा के रखना है, आप अपने पास एक्स्ट्रा कैपिटल आप क्या कर सको, रख सको। तो बैंक्स ने क्या करना है, अपने पास एक्यूमुलेट करनी है कैपिटल बफर्स, ताकि स्ट्रेस पीरियड्स के अंदर या नॉर्मल टाइम्स के अंदर जो भी इनके लॉसेस होते हैं तो उनको क्या किया जा सके, ऑफसेट किया जा सके, बैंक से उनका रिस्क है जो कम से कम हो जाए। ठीक है। जो जनरली बैंक्स है, हमने ऊपर पढ़ा था पिलर नंबर 2B जो SREP है, उसके अंदर क्या था, सुपर या बैंक्स की क्या ड्यूटी थी कि जो बैंक्स है उनको अपनी जो नॉर्मल कैपिटल रिक्वायरमेंट जो उससे ज्यादा कैपिटल होल्ड करके रखनी है, और जो सुपरवाइजर था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो ये चीज एक्सपेक्ट भी कर रहा था बैंक से कि जो बैंक है वो अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के अबव ही अपने पास कैपिटल बफर मेंटेन करके रख रहे हैं। तो ये पॉइंट भी यही कहता है कि जो बैंक्स है वो उनको क्या करना, अपने पास जो कैपिटल है वो मिनिमम रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, मिनिमम रेगुलेटरी जो कैपिटल है उससे थोड़ी बढ़ा के रखनी है, ताकि इनकेस कुछ दिक्कत आती है तो उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। रीजन बीइंग, अब सपोज क्या है, आप उसको सपोज आपने कैपिटल आपने बफर में रखी थी बट वो कम हो गई, तो कैपिटल को दोबारा कैसे बढ़ा सकते हो। तो जो तो आपने कैपिटल जो होती है हम लाइक बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, जैसे लाइक डिविडेंड्स हो गए, शेयर बायबैक्स हो गए, आप उसको कम कर दो, या आप क्या करो, नई कैपिटल रेज करो, ताकि जो आपके कैपिटल बफर्स हैं वो क्या हो जाए, रिप्लेनिश हो जाए, वापस उसी अमाउंट के ऊपर आ जाए। ओके, ठीक है। तो एंड इन केस बैंक चाहता है कि मुझे वो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करनी ही करनी है, तो या करनी ही पड़ेगी या जो भी है, तो आपको जितनी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आपको अपनी क्या करनी है, उतनी अमाउंट की कैपिटल रेज करनी है, बट उसके लिए आपको क्या लगेगा, RBI का अप्रूवल लगेगा। ठीक है। तो जो हमने कैपिटल बफर बनाया, इसका बेसिकली पर्पस क्या था कि रिस्क मिटिगेट हो सके, कोई भी रिस्क आता है तो उसके अंदर हम क्या कर सके, उनको सेट ऑफ कर सके। तो बफर जब यूटिलाइज करना है तो तब उन्हीं सिचुएशन के अंदर यूटिलाइज करें जब सिस्टमैटिक स्ट्रेस सिचुएशन है। आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए उनको यूज नहीं कर सकते, आपको स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर ही यूज करना है। कि ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा पड़ा है तो मैं अपने ऑपरेशंस बढ़ा लूँ, अपने आप को एक्सपैंड कर लूँ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले लूँ, उसके लिए आपको कैपिटल बफर्स यूज करने की परमिशन नहीं है। ठीक है। ठीक है। RBI है, हमने जो पिलर 2 पढ़ा उसके अंदर वो स्क्रूटनाइज करती थी, असेस करती थी कि क्या जो बैंक के बफर लेवल्स हैं वो लिमिट्स को यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लिमिट्स के अंदर हैं या नहीं है। ठीक है। अगर कोई ऐसे बफर अगर बैंक्स हैं वो नॉर्मल टाइम्स में किसी भी टाइम के अंदर उनकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जा सकती है, तो उनके ऊपर क्या लग सकती है, सीरियस स्क्रूटनी या सीरियस पेनल्टी लग सकती है। ठीक है। बैंक्स की क्या जिम्मेवारी, अगर कम हो जाते हैं रिक्वायरमेंट, कैपिटल बफर कम हो गया तो आपको क्या करना है, उसको रिस्टोर करना है, रिप्लेनिश करना है। ठीक है। जो बैंक का ICAP पड़ा था, ICAP के अंदर उन्होंने अगर तो बैंक के बफर्स डाउन हो रहे हैं तो उसके अंदर रिप्लेनिश किस तरीके से होगा, रिप्लेनिशमेंट प्लान्स क्या होंगे, उसको भी आपने ICAP के अंदर इंक्लूड करना है, ताकि आप अपने जो पीरियड है, पीरियड के टाइम में, स्पेसिफिक पीरियड के टाइम के अंदर अंदर ही अपने बफर्स को क्या कर लो, रिस्टोर कर लो। सो बेसिकली कैपिटल कंजर्वेशन बफर इसके अपने पास क्या रखनी है, थोड़ी एक्स्ट्रा कैपिटल बचा के रखनी है, ताकि स्ट्रेस पीरियड के टाइम पे अब अपने जो लॉसेज है उसको क्या कर सको, ऑफसेट कर सको। ओके। सबसे पहले आपको अपने पास कैपिटल बचा के रखनी है, ऑफसेट कर सको। इन केस वो कैपिटल रिड्यूस हो जाती है तो आपको रिप्लेनिश करना है। रिप्लेनिश किस तरीके से कर सकते हो, या तो आप जो आप अपनी कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इन फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, शेयर बायबैक्स एटसेट्रा, उसको रोक दो या कम कर दो, या आप नई कैपिटल रेज कर लो, तभी कैपिटल इंक्रीज होगी, आप अपने बफर रिप्लेनिश कर पाओगे। बट इन केस आप चाहते हो कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन करना ही चाहता हूं, तो आप जितनी कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आपको उतनी एडिशनल कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, रेज करनी पड़ेगी।
ठीक है, जो आपने बफर बनाया वो बफर आपको दिया गया ताकि आप रिस्क के पीरियड के ऊपर बफर्स को यूज कर सको। तो आपको रिस्क के टाइम पे ही वो बफर यूज करने की परमिशन मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के टाइम पे आप बफर यूज नहीं कर सकते। आपने जो अपने बफर्स हैं वो सही लेवल पे बनाए या नहीं बनाए, आरबीआई उनकी क्या करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा, एंड इन केस वो बफर कम हो जाता है तो आपके ऊपर सीरियस पेनल्टी, सीरियस स्क्रूटनी लग सकती है। ठीक है, अगर आपके बफर्स कम है तो बैंक्स की ऑब्लिगेशन है कि वो बफर्स अपने नॉर्मल लेवल के ऊपर लेके आए, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर लेके आए। आप अपना जो आई कैप बना रहे हो उसके अंदर भी आपको रिप्लेनिशमेंट प्लान्स को इंक्लूड करना है ताकि टाइम के अंदर अंदर ही आप अपने क्या करो, जो बफर्स है उनको रिस्टोर कर सको। ठीक है, तो दिस वाज की कैपिटल कंजर्वेशन बफर एक्चुअली होता क्या है, अब उसका फ्रेमवर्क है कि वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है दैट इज 9%। तो जो बैंक्स हैं उनको 9% मिनिमम तो रखना, उसके एडिशनल उनको क्या करना है, 2.5% का कैपिटल बफर अलग से रखना है। 2.5% किसका, CET1 कैपिटल का, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल का 2.5% आपको अपने पास क्या रखना है, बफर रखना ही रखना है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ऑपरेशनल इंपैक्ट में क्या है कि जो भी हमने कंस्ट्रेंट्स लगाए कि आपने अपनी कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है या कुछ नहीं करना है, वो किस पे लगती है, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशंस पे लगती है। मतलब लाइक इन फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, बोनस एटसेट्रा। जो नॉर्मल ऑपरेशंस है उनके ऊपर जो ये कंस्ट्रेंट्स है वो नहीं लगते हैं। बैंक अपने नॉर्मल ऑपरेशंस कर सकता है, चाहे वो लॉस में, चाहे उनकी कैपिटल क्या हो जाए, कम कम हो चुकी हो। तो वो जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो किस पे लगेंगे, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशंस पे लगेंगे, ऑपरेशंस के ऊपर नहीं लगेंगे। ठीक है, ट्रिगर फॉर कंस्ट्रेंट्स मतलब कि हमने जैसे कहा कि जब आपकी कैपिटल कम हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशंस कम करनी पड़ेंगी या नई कैपिटल रेज करनी पड़ेगी। तो वो ट्रिगर कब होगा, जब आपकी कैपिटल एक पीरियड से कम, एक लेवल से कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, कंस्ट्रेंट्स ट्रिगर हो जाएंगे और जो कंस्ट्रेंट्स है वो क्या बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ओके, ठीक है, लग किस किस पे रहे हैं, डिविडेंड, शेयर बैक या कोई भी डिस्क्रिमिनरी पेमेंट है जिसको हम टीयर 1 कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर दे रहे हैं, बोनस पेमेंट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, ऐसी पेमेंट जिससे CET1 रिड्यूस हो रही है, उसके ऊपर यह कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं क्योंकि हमने CET1 कैपिटल को ही बचा के रखना है। ठीक है, उसके अंदर जो हम अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अर्निंग की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, अर्निंग ऐसी इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि बेसिकली पोस्ट टैक्स वैल्यू होती है, जो भी आपने इनकम है उसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं, दैट इज नोन एज अर्निंग। ओके, तो जो भी ये कंस्ट्रेंट्स लगते हैं वो किस पे लगते हैं, सोलो लेवल के ऊपर लगते हैं और कंसोलिडेटेड लेवल, दोनों के ऊपर लगते हैं। जो पेरेंट बैंक है या इंडिविजुअल बेसिस पे एंड ऑन बेसिस ऑफ ग्रुप आपको क्या करनी है, अपनी CET1 रेशियो मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड के अंदर क्या था, जो ये थोड़ी जो बैंक्स थे अगर उनकी कैपिटल कम हो रही थी तो, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था ट्रांजिशन पीरियड लाने के लिए काफी डिफिकल्टीज आने वाली थी क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पैसा रेज करना था, तो ऑब्वियस था कि CET1 कैपिटल जितनी हमने बोली है उससे कम हो जाए। तो उनके लिए क्या था, बैंक्स को ये कहा गया था कि आपने जो अपने अर्निंग प्लान है, अर्निंग रिटेंशन प्लान है, उनको ध्यान से बनाना है ताकि जो अपनी बफर रिक्वायरमेंट्स उनको क्या कर सको, पूरा कर सको। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर कैपिटल कंजर्वेशन बफर। कैपिटल कंजर्वेशन का फ्रेमवर्क किस तरीके से वर्क करता है, जितनी कैपिटल मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपिटल जितनी भी है उसके एडिशनल आपने अपने पास क्या रखना है, कैपिटल बफर रखना है। कैपिटल बफर मेंटेन रहे उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। कंस्ट्रेंट्स लगते कब हैं, जब आपकी कैपिटल एक लेवल से नीचे चल जाते हैं तो आपके ऊपर कंस्ट्रेंट लग जाते हैं। जो ये कंस्ट्रेंट्स है वो किस पे लगते हैं, सिर्फ कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशंस पे लगते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज के ऊपर नहीं लगते। नॉर्मल ऑपरेशंस उस तरीके से वर्क करते रहेंगे चाहे कैपिटल आपकी कम भी हो जाए। ओके, ठीक है, तो बेसिकली कंस्ट्रेंट्स हम कह सकते हैं किस पे लगते हैं, ऐसी कोई भी चीज जिससे CET1 कैपिटल रिड्यूस हो रही है उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगते हैं। CET1 कैपिटल किस किस से रिड्यूस हो सकते हैं, डिविडेंड से हो सकती है, शेयर बायबैक से हो सकती है, बोनसेस से हो सकती है, एटसेट्रा। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, जो कंस्ट्रेंट्स है वो बेसिकली है कि आपको अर्निंग्स आपकी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है। अर्निंग्स क्या होती है, ऐसा जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, जितना आपको प्रॉफिट है उसमें से हम क्या करते हैं, टैक्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो ये कंस्ट्रेंट्स लगते हैं, जो भी कैपिटल कंजर्वेशन बफर लगता है वो क्या है, सोलो लेवल के ऊपर भी लगता है, कंसोलिडेटेड लेवल के ऊपर भी लगता है। जो एक बैंक है उसको अपने स्टैंड अलोन बेसिस पे, और अगर वो ग्रुप का पेरेंट बैंक है तो उसके बेसिस पे अपने पास क्या है, CET1 रेशियो को मेंटेन करके रखना है। ट्रांजिशन पीरियड के टाइम पे अगर किसी बैंक की जो कैपिटल थी वो CET1 लेवल से जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट उससे कम हो जाती थी इंक्लूडिंग बफर, तो उसको क्या कहा जाता था कि जो अपने रिटेंशन अर्निंग रिटेंशन प्लान्स है या अर्निंग रिटेंशन पॉलिसीज हैं उसको प्रूडेंटली इंप्लीमेंट करो, ध्यान से इंप्लीमेंट करो ताकि जो आपकी बफर रिक्वायरमेंट्स को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। ओके, सो दिस वाज अबाउट कैपिटल कंजर्वेशन बफर। एक हम कंसेप्ट देख रहे हैं नोन एज लेवरेज रेशियो फ्रेमवर्क। लेवरेज रेशियो इज बेसिकली, लेवरेज इज क्या होता है, अगर लेवरेज में बहुत शॉर्ट में देखें, फाइनेंस की भाषा में देखें, लेवरेज इज बेसिकली कि मैंने अपने बिजनेस को फंड करने के लिए कितनी लेवरेज ली है, कितना बेसिकली लोन लिया हुआ है। कि मेरी सपोज कैपिटल 20 है और उसके अगेंस्ट मैंने 100 करोड़ का लोन ले रखा है, तो मैंने बेसिकली क्या कि 100 करोड़ की लेवरेज के ऊपर मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, 100 करोड़ के लोन के ऊपर बिजनेस कर रहा हूँ। उसकी एक रेशो निकालता है जिसको बोलते हैं लेवरेज रेशो। बैंक्स के अंदर भी लेवरेज रेशो यूज होती है। पहले क्या था, सबसे पहले क्या था, लेवरेज रेशो का कंसेप्ट यूज नहीं होता था।
सबसे पहले हम जस्ट नॉर्मल रिस्क को मेजर करते थे, लेवरेज रेशियो का नाम तक नहीं लेते होते थे। बट जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2007-8 के अंदर, तो उसके अंदर हमने सबसे बड़ा रीजन क्या देखा, जो बैंक्स थे उन्होंने अपनी कैपिटल रेशियोज बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर रखी थी कि अब जितने उनके रिस्क थे उसके अगेंस्ट कैपिटल मेंटेन कर रखी थी। बट उनके साथ दिक्कत क्या थी, उनका जो बेसिक जो उनका बिजनेस था वो किस पे चल रहा था, लोन्स के ऊपर चल रहा था। उन्होंने काफी हैवी लोन्स लेके अपने बिजनेस को फंड कर रखा था, उसके बेसिस पे क्या कर रहे थे, अपना बिजनेस चला रहे थे। तो उन्होंने क्या ले रखी थी, हैवी लेवरेज ले रखी थी, एक्सेसिव लेवरेज ले रखी थी। उसके बेसिस से क्या हुआ, चाहे उन्होंने अपनी रिस्क बेस्ड कैपिटल रेशियो मेंटेन कर रखी थी, बट जो उनकी लेवरेज रेशो थी वो मेंटेन नहीं थी। वो उनकी लेवरेज रेशो जो बुरी वाली साइड थी उस साइड ज्यादा थी, उसकी वजह से उनको क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो बेसल 3 के अंदर उस चीज को कैटर करने के लिए हम क्या लेके आए, नॉन रिस्क बेस्ड लेवरेज रेशो का हमने क्या करा, इंट्रोडक्शन करा। इससे बेसिकली क्या होगा कि एक तो रिस्क बेस्ड आप जो कैपिटल रख रहे हो रख ही रहे हो, उसके अलावा जो नॉन बिस्ट्रेस लेवरेज रेशियो हमें क्या करेगी, एडिशनल रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मेजर करने के लिए हेल्प करेगी, उसको क्या करेगी, सप्लीमेंट करेगी। ठीक है, इसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या थे, बेसिकली एक तो नॉन रिस्क बेस्ड बैकस्टॉप मेजर की तरह वर्क करता है कि रिस्क बेस्ड के लिए तो आपने कैपिटल बना लिए, बट जो नॉन रिस्क बेस्ड है उसके ऊपर आपने किस तरीके से कंट्रोल करना है, या एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता, उसके लिए हम क्या करते हैं, लेवरेज रेशियो हेल्प करते हैं। सेकंड, जो हमने देखा कि फाइनेंशियल क्राइसिस आने का एक काफी बड़ा रीजन ये भी था कि जो लेवरेज थी वो एक्सेस थी। तो लेवरेज एक्सेस होने को भी क्या करता है, ये कम करता है, लेवरेज को कम से कम करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, सो जो लेवरेज रेशियो है उसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या है, लेवरेज रेशियो इज बेसिकली कैपिटल एक्सपोजर डिवाइडेड बाय एक्सपोजर मेजर। कि जो भी आपका कैपिटल मेजर होगा उसको हम क्या करेंगे, एक्सपोजर मेजर से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, लेवरेज रेशियो आ जाएगी। ओके, एवरेज अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। बेसिकली कैपिटल, इसमें कैपिटल मेजर क्या है, एक्सपोजर मेजर क्या है। ठीक है, बेसल कमेटी क्या करेगी, रिवाइज फ्रेमवर्क, बेसल कमेटी ने रिवाइज फ्रेमवर्क यूज किया ताकि जो मिनिमम टियर 1 रेशो है, मिनिमम टियर 1 लेवरेज रेशो वो कहाँ पे मेंटेन हो सके, 3% तक मेंटेन हो सके। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ट्रैक किया कि लेवरेज रेशो किस बेसिस पे चेंज हो रही है। इन्होंने बेसिकली क्या कर लिया, 3% एक बेसिकली स्टैंडर्ड बना लिया, और बाकी जो भी चेंजेस आए, जो भी इम्पैक्ट हो, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, लेवरेज रेशो को मेजर किया। ओके, तो हमने लेवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या देखा है, कैपिटल मेजर डिवाइडेड बाय एक्सपोजर मेजर। तो सबसे पहले जो कैपिटल मेजर है उसके अंदर अपने क्या लेना है, कैपिटल मेजर इज बेसिकली टियर 1 कैपिटल। टियर 1 कैपिटल के अंदर जो भी रेगुलेटरी एडजस्टमेंट या जो भी रेगुलेटरी रिडक्शंस करनी थी उसको टियर 1 कैपिटल लेके रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स करिए, रेगुलेटरी रिडक्शंस करिए, जो वैल्यू हमारे ऊपर आई वो हमने क्या बोली, हमारा कैपिटल मेजर हुआ। तो कैपिटल मेजर इज बेसिकली टियर 1 कैपिटल माइनस रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स। ओके, सेकंड इज एक्सपोजर मेजर। एक्सपोजर मेजर में बेसिकली क्या आता है, सभी एक्सपोजर मेजर फॉर लेवरेज रेशियो शुड जनरली फॉलो द अकाउंटिंग वैल्यू। जो भी अकाउंटिंग वैल्यू है वो आपने लेनी है, बट अकाउंटिंग वैल्यू में क्या क्या चीजें देखनी है, कोई भी अगर आपने प्रोविजंस बना रखी हैं उसको आपने बेसिकली क्या करना है, नेट ऑफ कर देना है। लाइक आपने एक्सपोजर सपोज आपने बना रखी है एडवांसेस, ओके, उसके अगेंस्ट आपने बना रखी है प्रोविजन फॉर एडवांसेस, तो जो आपने वैल्यू लेनी है वो नेट लेनी है, एडवांसेस माइनस प्रोविजंस, नेट ऑफ प्रोविजंस आपने क्या लेनी है, वैल्यू लेनी है। ठीक है, इसके अंदर आपने लोन्स और डिपॉजिट का नेट ऑफ नहीं करना है, उनको अलग अलग तरीके से लेना है। लोन्स को एक्सपोजर को अलग तरीके से लेना है कि लाइक एक पर्सन है, उसका आपके बैंक में लोन भी चल रहा है और उसने कुछ डिपॉजिट भी कर रखा है, उसको आपने नेट ऑफ नहीं करना, आपको लोन्स ही अलग लेना है। तो आपने अकाउंटिंग वैल्यू लेनी है, अकाउंटिंग वैल्यू के अंदर क्या करना है, जो भी प्रोविजन है उनको नेट ऑफ कर देना है। ठीक है, लोन्स और डिपॉजिट्स को नेट ऑफ नहीं करना है। ओके, और अगर तो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया तो बैंक ने जो एक्चुअल वैल्यू फॉर फाइनेंशियल कोलेटरल्स, गारंटीज, अदर मिटिगेशन टेक्निक्स है, उसकी वैल्यू से बेसिकली आपने अपने एक्सपोजर को लेस रिड्यूस नहीं करना है, लेस नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपने ये नहीं करना है कि आपका एक लोन था वो 100 करोड़ का, उसके अगेंस्ट पे 80 करोड़ की आपके पास कोलेटरल बढ़ी, तो आपको नेट ऑफ करके 20 करोड़ नहीं लेना, आपको 100 करोड़ ही लेना है जब अपना एक्सपोजर मेजर काउंट कर रहे हो, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन। सो बेसिकली एक्सपोजर मेजर में क्या आता है, अकाउंटिंग वैल्यूज उठाओ, जो भी आपका एक्सपोजर है उसकी अकाउंटिंग वैल्यूज ले लो, उसके अगेंस्ट अगर कोई प्रोविजंस बनी है उनको नेट ऑफ कर दो। ठीक है, सिर्फ आपने प्रोविजन नेट ऑफ करनी है, आपने लोन्स और डिपॉजिट्स को नेट ऑफ नहीं करना है। अगर स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं है तो आपको किसी भी कोलेटरल को, गारंटी को, या किसी भी चीज को, रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स को अपने एक्सपोजर में से माइनस नहीं करना है। बाकी सबके आपने क्या लेनी है, अकाउंटिंग वैल्यू उठा लेनी है। ठीक है, अकाउंटिंग वैल्यू में आपको क्या क्या लेना है, एक तो आपके जो भी ऑन शीट बैलेंस शीट एक्सपोजर्स होंगे, डेरिवेटिव एक्सपोजर्स होंगे, एसएफटी एक्सपोजर्स होंगे, एंड आपकी ओबीएस आइटम्स होगी। इन चीजों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या बन जाएगा, एक्सपोजर मेजर बन जाएगा। तो जब आपने कैपिटल मेजर को एक्सपोजर मेजर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, लेवरेज रेशियो आ जाएगी।
कैपिटल मेजर में बेसिकली क्या आएगा कि आपके टीयर 1 कैपिटल कितनी है, उसमें से आपने रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स कर दी। एक्सपोजर मेजर में से आपने ये 4 चीजें लेनी है, इनमें ऐड कर देनी है, इनके अगेंस्ट कोई प्रोविजन बनी है उसको बेसिकली क्या कर देना, लेस कर देना है। बाकी किसी और चीज की नेटिंग ऑफ अलाउड नहीं है। नेटिंग ऑफ सिर्फ कोलेटरल गारंटीज की तब की जा सकती है अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो, नहीं तो वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो आपने अभी लेवरेज रेशो देखी, लेवरेज रेशो को भी आपने क्या करना है, पब्लिकली डिस्क्लोज करना है। ठीक है, इसके अंदर अभी ये जरूरी है कि जो सारे बैंक है वो क्या करे, कंसिस्टेंट एंड कॉमन डिस्क्लोजर मेथड यूज करे, कॉमन डिस्क्लोजर का फॉर्मेट यूज करे, ताकि कंसिस्टेंसी आ सके, कंपेरेबिलिटी आ सके। तो जो भी आपने पब्लिकली डिस्क्लोजर देना है, पब्लिकली डिस्क्लोजर में आपने किन किन चीजों को बेसिकली डिस्क्लोज करना है, तो आपने उसके अंदर बैंक की टोटल अकाउंटिंग एसेट्स कितनी है और उसके अगेंस्ट लेवरेज रेशियो एक्सपोजर कितना है, उसका आपने क्या करना है, समरी कंपैरिजन प्रोवाइड करना है। ठीक है, आपने मेन लेवरेज रेशियो, रेगुलेटरी एलिमेंट्स जो भी है उनका क्या करना है, आपने ब्रेकडाउन प्रोवाइड करना है कि आपने बेसिकली लाइक कैपिटल मेजर्स या उस एक्सपोजर मेजर में क्या क्या चीजें ली, उनको भी आपने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। ठीक है, उसके अलावा जो भी आपने ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर्स लिए फॉर द पर्पस ऑफ लेवरेज रेशो एंड जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज करे हैं, उनके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है उसकी आपने क्या करनी है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है। और इसके अलावा अगर कोई भी डिस्क्लोजर्स आपको देने के लिए कहा जाता है तो आपको वो भी डिस्क्लोजर्स क्या देने हैं, प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले लेवरेज रेशो का जो डिस्क्लोजर था वो कब माना गया, क्वार्टर एंडिंग फॉर जून 30 2015, जो 30 जून 2015 की जो क्वार्टर था उसकी एंडिंग का सबसे पहले लेवरेज रेशो क्या मांगी गई, सबसे पहले मांगी गई। ओके, जो आपको डिस्क्लोजर है वो प्रोवाइड करने हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिटेड है या नहीं है। हाफ ईयरली बेसिस पे आपको क्या करनी है, चीजों को डिस्क्लोज करना ही करना है। ठीक है, जब आप डिस्क्लोज कर रहे हो आपको अपने पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स भी क्या करने हैं, पब्लिश करने हैं। ओके, ठीक है, आपको एक तो वो लेवरेज रेशो देनी ही देनी है, उसके अलावा आपको क्या क्या चीजें देनी है, आपकी टीयर 1 कैपिटल कितनी थी, एक्सपोजर मेजर कितनी थी, लेवरेज रेशो कितनी थी, आपकी चाहे बैलेंस शीट ऑडिटेड हो या ना हो, आपको ये चीजें क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी ही करनी है। ठीक है, उसके अलावा जो भी ये चीजें हैं आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे अपनी वेबसाइट पे भी दिखानी है, रिकंसिलेशन टेम्पलेट्स या डिस्क्लोजर टेम्पलेट्स के अंदर भी क्या करना है, ऐड इसको करना है। ओके, इसके लिए भी एक डिस्क्लोजर टेम्पलेट दिया गया जिसके अंदर समरी कंपैरिजन टेबल, कॉमन डिस्क्लोजर टेम्पलेट, एक्सप्लेनेटरी टेबल, ये सब चीजें दी गई हैं। कहाँ दी गई हैं, एनेक्सर 21A के अंदर ये चीजें डिस्क्लोज की गई हैं। सो लेवरेज रेशियो इज बेसिकली इट इज अ नॉन रिस्क बेस्ड अप्रोच। जो हमने क्या किया, पिलर 1 को अकोमोडेट करने के लिए हम इसकी हेल्प लेनी शुरू करी, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे हमने ये पता करा कि आपने रिस्क बेस्ड अप्रोच तो यूज करी, रिस्क बेस्ड के अकॉर्डिंग आपने अपनी कैपिटल भी मेंटेन कर ली, कैपिटल रेशियोज भी मेंटेन कर ली, बट फिर भी हम रिस्क की तरफ एक्सपोज थे, रिस्क को मिटिगेट नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए हम क्या करें, लेवरेज रेशियो का कंसेप्ट लेके आए। लेवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल मेजर डिवाइडेड बाय एक्सपोजर मेजर। कैपिटल मेजर में टीयर 1 कैपिटल में से आपको रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स कर देनी है। एक्सपोजर मेजर में आपको क्या क्या चीजें लेनी है, एक्सपोजर मेजर में आपने ये 4 चीजों को ऐड करना है, उसके अंदर से अपनी प्रोविजंस को नेट ऑफ कर देना है। उसके अलावा किसी और चीज की नेट ऑफ अलाउड नहीं है। लोन्स और डिपॉजिट को नेट ऑफ नहीं करना है। आपने अपनी कोलैटरल गारंटीज या रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स के द्वारा की गई रिस्क रिडक्शन को इसका पार्ट नहीं बनाना, उसको रिस्क को रिड्यूस नहीं करना है। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी है, पब्लिकली डिस्क्लोज करनी है। कंसिस्टेंट और कॉमन फॉर्मेट के अंदर आपको चीजें डिस्क्लोज करनी है। उसके अंदर आपको क्या क्या देना है, आपके जो भी टोटल एसेट्स थी उनके अगेंस्ट लेवरेज रेशियो एक्सपोजर कितने हैं उसका एक समरी कंपैरिजन देना है। लेवरेज रेशियो के अंदर जो भी एलिमेंट्स आपने यूज करे उनका क्या करना है, ब्रेकडाउन प्रोवाइड करना है। आपकी जो अगर आपने जो लेवरेज रेशियो के लिए ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर्स यूज किए और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपके ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर्स थे उनमें जो डिफरेंस है उसको भी आपने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। उसके अलावा कोई भी डिस्क्लोजर आपको दिए गए हैं देने के लिए वो भी आपको डिस्क्लोज करने हैं। ठीक है, एटलीस्ट आपको हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर तो देना ही देना है। बट ये 3 आइटम्स हैं, ये आपको क्या करनी है, क्वार्टरली बेसिस पे देनी है। जब आपने क्वार्टरली बेसिस पे डिस्क्लोज कर रहे हो तो आपको पिछले 3 क्वार्टर का डाटा भी क्या करना है, ऐड करना है। कौन सी चीज़ आपको क्वार्टरली बेसिस पे डिस्क्लोज करनी है, आपके टीयर 1 कैपिटल कितनी थी, एक्सपोजर मेजर कितना था और आपकी लेवरेज रेशियो कितनी है। ठीक है, लेवरेज रेशियो उसके लिए आपको क्या किया है, डिस्क्लोजर टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। डिस्क्लोजर टेम्पलेट आपको कहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, एनेक्सर 21A के अंदर आपको ये डिस्क्लोजर टेम्पलेट्स जो हैं प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द लेवरेज रेशियो। हमने क्या क्या पढ़ा, कैपिटल कंजर्वेशन बफर पढ़ लिया, लेवरेज रेशियो पढ़ लिया। अब अगला पार्ट हम पढ़ने वाला है काउंटर साइक्लिकल बफर। काउंटर साइक्लिकल बफर इज बेसिकली कैपिटल बफर सेम एज अबव। काउंटर साइक्लिकल मतलब बिजनेस के अंदर या इकोनॉमी के अंदर ना साइकिल्स आती हैं। साइकिल्स कैसे, साइकिल्स हो सकते हैं लाइक इन्फ्लेशन हो सकता है, रिसेशन, इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया और इन्फ्लेशन से रिसेशन वाला आने वाला पीरियड, ये बेसिकली एक साइकिल होगी। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन एटसेट्रा, तो दिस इज साइकिल। उन साइकिल को काउंटर करने के लिए हम अपने पास
पास क्या करते हैं, कैपिटल बफर मेंटेन करते हैं कि इन केस ऑफ इन्फ्लेशन हमने अपने पास कैपिटल बफर मेंटेन कर रहा, इन केस ऑफ डिफ्लेशन किस तरीके से कैपिटल बफर मेंटेन करना, कि जो साइकिल है उनके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए हम अपने पास क्या करते हैं, कैपिटल बफर्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गुड टाइम्स के अंदर भी हमने अपने पास कैपिटल बफर मेंटेन करके रखना है, ताकि कैपिटल बफर हमने गुड टाइम्स के अंदर मेंटेन करके रखना, ताकि इन केस डिफिकल्ट टाइम्स आता है, डिफिकल्ट सिचुएशंस आते हैं इकोनॉमी के अंदर, हम उसको क्या कर सके, कैटर कर सके। इट इज बेसिकली जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में जब हम बेसल 3 पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था कि जो बेसल 3 है वो किस पे फोकस करता है, माइक्रो प्रूडेंशियल गोल और मैक्रो प्रूडेंशियल गोल दोनों के ऊपर फोकस करता है। तो जो दो तो हो गया आपका कैपिटल कंजर्वेशन बफर, दैट इज माइक्रो प्रूडेंशियल गोल। जो काउंटर साइक्लिकल बफर है पूरी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए चल रहा है, दैट इज नोन एज मैक्रो प्रूडेंशियल गोल को क्या कर रहा है, वो उसको प्रिवेंट कर रहा है। माइक्रो प्रूडेंशियल गोल के ऊपर ध्यान दे रहा है। माइक्रो प्रूडेंशियल गोल बेसिकली एट द एंड है क्या, हम कैपिटल बफर ज्यादा क्यों रखवा रहे हैं, ताकि अपनी लैंडिंग को क्या कर सके, कम से कम कर रखें। जब आपकी लैंडिंग कम होगी तो आपका क्या होगा, जो रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो काउंटर साइक्लिकल बफर में बेसिकली क्या है कि जब आपका टाइम अच्छा चल रहा है, आप अपने पास क्या कर रखो, अपने पास थोड़ी कैपिटल मेंटेन करके रखो, ताकि जब आपका बुरा टाइम आए तो आप उसी कैपिटल को क्या कर सको, यूज कर सको। ठीक है, तो जो काउंटर साइक्लिकल बफर है वो आपको कितना मेंटेन करना है, वो डिपेंड करता है 0 टू लेके 2.5%। जो हमने देखा था, जो अपना कैपिटल कंजर्वेशन बफर था, वो आपको लेना होता था CET1 कैपिटल के ऊपर। ये भी आपको किस पे लेना है, CET1 कैपिटल ऑफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट जितनी है उसके अंदर आपको क्या लेना है, 0 टू 2.5%। डिपेंड करता है, ये रेट्स नोटिफाई हो जाता है कि आपको अपने पास कितना बफर मेंटेन करके रखना है। ठीक है, जनरली जब भी काउंटर साइक्लिकल बफर्स को मेंटेन करना होता है तो एटलीस्ट 4 क्वार्टर्स का टाइम दिया जाता है। 4 क्वार्टर पहले ही आपको बता दिया जाता है कि आपको इतना बफर आपके पास मेंटेन करना है। रीजन बीइंग, क्योंकि आपको अपने पास बफर मेंटेन करना है, अपने पास पैसा सेव करके रखना है, तो आपको बेसिकली टाइम दिया जाता है कि हम आपको 4 क्वार्टर मतलब रफली 1 साल का टाइम दे रहे हैं, कि 1 साल आपको अपने पास, 1 साल दिया गया, आप अपने पास क्या कर लो, काउंटर साइक्लिकल बफर्स को मेंटेन कर लो। ओके, कुछ इंडिकेटर्स यूज होते हैं कि जब जिससे हमें ये पता लगता है कि जो काउंटर साइक्लिकल बफर है वो कब मेंटेन करना है। सो सबसे जो बड़ा इंडिकेटर यूज होता है दैट इज क्रेडिट टू जीडीपी गैप। जीडीपी और क्रेडिट के अंदर जब गैप आता है तो उस बेसिस के ऊपर क्या करते हैं हम, ये इंडिकेट करता है कि आपको क्या करना है, कैपिटल बफर मेंटेन करने की जरूरत पड़ सकती है। उसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स यूज हो सकते हैं, दैट इज जीएनपीए ग्रोथ, ओके, ग्रोस एनपीएस ग्रोथ, ओके, सीडी रेशो, क्रेडिट डेट रेशो, इंडस्ट्री आउटलुक असेसमेंट इंडेक्स, इंटरेस्ट कवरेज एक्सेट्रा। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस में हमें पता लग सकता है कि कैपिटल बफर जो मेंटेन करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और इंडिकेटर्स भी यूज किए जा सकते हैं आरबीआई अपने बेसिस पे, कि उस आरबीआई अपने बेसिस पे यूज कर सकते हैं किस तरीके से सीसीबी मेंटेन करने की जरूरत है, काउंटर साइक्लिकल बफर मेंटेन करने की जरूरत है। जो काउंटर साइक्लिकल बफर्स हैं ये भी सोलो लेवल और कंसोलिडेट लेवल दोनों के ऊपर लगते हैं, सभी बैंक्स के ऊपर लगते हैं। इंडिया के अंदर जो भी बैंक इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो फॉरेन बैंक हो चाहे डोमेस्टिक बैंक हो, उनके ऊपर सीसीबी की क्या लगती है, कंडीशन जो इंप्लीमेंट होती है, उनको इतना बफर मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल ऑपरेशंस, बेसिकली कोई भी ऐसा बैंक है लाइक एसबीआई है, अगर उसकी ब्रांच ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्क कर रही है तो इंटरनेशनली प्रेजेंस है उसकी, तो उन केस के अंदर तो सीसीबी मेंटेन करेगा, काउंटर साइक्लिकल बफर कौन करेगा, होस्ट सुपरवाइजर मेंटेन करेगा। जो भी कंट्री का होस्ट सुपरवाइजर होगा वो उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ओके, ठीक है, अगर आप अपनी काउंटर साइक्लिकल बफर्स को मेंटेन नहीं करते हो तो आपके ऊपर क्या है, कुछ जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसके ऊपर क्या लग सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। ओके, जितनी भी आपने काउंटर साइक्लिकल बफर मेंटेन किया उसको क्या करना है, आपने पब्लिकली डिस्क्लोज करना है। ओके, पब्लिकली डिस्क्लोज करना है। कब कब करना है, जब आप अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्लोज करो, उसके साथ साथ आपको अपनी काउंटर साइक्लिकल बफर्स को भी क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। ठीक है, जो काउंटर साइक्लिकल बफर्स है वो कितना मेंटेन होगा नहीं होगा, जो बैंक की बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आती है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका पार्ट बना सकते हैं, ताकि बेसिकली क्या हो, हम काउंटर साइक्लिकल बफर्स इजीली अपने क्या कर पाए, मेंटेन कर पाए। सो काउंटर साइक्लिकल बफर्स मतलब ऐसी कैपिटल अपने पास रखना जो, ताकि इनकेस इकोनॉमी के अंदर साइकिल शुरू हो चुके हैं तो उसको हम उसके इफेक्ट को क्या कर सके, काउंटर कर सकें। उसके अंदर बेसिकली क्या है कि जब आपका टाइम अच्छा था, अपने पास कुछ पैसे बचा के रखो ताकि आप अपने बुरे टाइम के अंदर उन पैसों को यूज कर सको। इसका फ्रेमवर्क इस तरीके से यूज होता है, इसकी जो रेशियो वो डिपेंड करते हैं 0 टू 2.5%। वो क्या है, टाइम टू टाइम के बेसिस पे अनाउंस की जाती है। जब भी अनाउंस की जाती है तो आपको एटलीस्ट 4 क्वार्टर का टाइम दिया जाता है ताकि आप अपने बफर्स उनको पूरा कर सको। कुछ इंडिकेटर्स यूज होते हैं जिसके बेसिस हम ये पता लगा सकते हैं कि सीसीबी हमें मेंटेन करने की जरूरत है। उसके अंदर जो मेन इंडिकेटर आता है दैट इज क्रेडिट टू जीडीपी गैप। क्रेडिट टू जीडीपी गैप के अलावा जीएनपीए की ग्रोथ, इंक्रीमेंटल सीडी रेशियो, इंडस्ट्री आउटलुक असेसमेंट इंडेक्स एटसेट्रा आर सम इंडिकेटर्स जिसके बेसिस पे सीसीबी का लेवल क्या होता है, अनाउंस होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ थ्रेशोल्ड भी यूज होते हैं। थ्रेशोल्ड की आपको मिनिमम कितना रखना है, मैक्सिमम कितना रखना है, डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिट जीडीपी गैप।
कि क्रेडिट जीडीपी गैप अगर इतना मिनिमम हो गया या इतना मैक्सिमम हो गया, उसके बेसिस पे हम अपने काउंटर साइक्लिकल बफर्स को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जो काउंटर साइक्लिकल बफर्स हैं वो सोलो लेवल और कंसोलिडेट लेवल दोनों के ऊपर लगते हैं। कोई ऐसा बैंक जिसके इंटरनेशनली ऑपरेशंस है, इंटरनेशनली वर्क कर रहा है, तो जो काउंटर साइक्लिकल बफर्स मेंटेन करने की जिम्मेवारी है वो किसको करनी है, होस्ट सुपरवाइजर को करनी है। ठीक है, अगर आप अपने काउंटर साइक्लिकल बफर्स मेंटेन नहीं करते तो आपकी जो डिस्क्रिशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर क्या लग सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। वही कि डिस्क्रिशनरी डिस्ट्रीब्यूशन वही होते हैं, लाइक डिविडेंड दे दिया, बायबैक कर लिया या बोनस कर दिया, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि बेसिकली आप अपने ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह आप क्या करो, अपने पास बफर मेंटेन करो। ठीक है, जितना आपने बफर मेंटेन करना उसको आपने क्या करना है, टाइम जब आप अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को डिस्क्लोज कर रहे हो उसको सेम टाइम के ऊपर आपने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। ठीक है, आप काउंटर साइक्लिकल बफर के डिसीजंस को अपनी बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी का क्या बना सकते हो, पार्ट बना सकते हो, ताकि इसके जो डिसीजन है वो इजिली क्या कर पाए, कम्युनिकेट हो पाए। ओके, सो दिस वाज अबाउट काउंटर साइक्लिकल बफर। अगला हम जो टॉपिक देख रहे हैं दैट इज एसेट्स लायबिलिटीज मैनेजमेंट, ALM, कि जो बैंक्स की एसेट एंड लायबिलिटीज है उसको बेसिकली क्या करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, सो बेसिकली हुआ क्या, मार्केट कंडीशन काफी जल्दी से चेंज हुई, फास्ट पेस पे चेंज हुई। उससे बेसिकली क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ने से क्या हुआ, वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई। वोलेटिलिटी इंक्रीज होने के करके क्या हुआ, मैनेजमेंट के ऊपर एक काफी प्रेशर आया। प्रेशर किस चीज का आया, एक तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को मेंटेन कर सकें, एक तो प्रॉफिट में रह सकें, सेकंड ये इंश्योर करा सके कि वो लॉन्ग टर्म क्या करे, वर्क कर सके। तो इन चीज़ों को कैटर करने के लिए जो हमें एक जरूरत थी, वो हमें ना प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लान करने की जरूरत थी। ये नहीं था कि जब रिस्क आया तो आपने क्या कर लिया, एडहोक एक्शन ले लिया, कि एडहोक एक्शन बेसिकली तभी की तभी एक्शन लेना इंस्टेड ऑफ प्रॉपर मैनेजिंग। तो हमें क्या जरूरत महसूस हुई कि हमें जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, ताकि जो आने वाले रिस्क हैं उनको हम बेसिकली पहले से ही कैटर कर पाए। जल्दी से रिएक्शन लेने की जगह हमारे पास एक प्लान्ड रिएक्शन हो, जिससे वो हम रिस्क को इजिली क्या कर पाए, कैटर कर पाए। तो वो किसका पार्ट बना, एसेट्स लायबिलिटीज मैनेजमेंट का पार्ट बना। ठीक है, जो भी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है वो 3 पिलर्स पे बेस्ड होता है। 3 पिलर्स कौन से, सबसे पहले तो ALM इन्फॉर्मेशन सिस्टम, की एसेट्स लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन किस तरीके से पाना, ALM की इन्फॉर्मेशन किस तरीके से मिल सकती है। जो मैनेजमेंट का MIS होता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये इंश्योर करना कि एक तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल हो, वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हो, एडिक्वेट हो, जल्दी से जल्दी हमें क्या पर मिल पाए। सो सबसे पहले हमें बेसिकली क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सेकंड, हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या, एक तो स्ट्रक्चर बनाना और उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर देना कि किस स्टाफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसके अलावा इस चीज के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी अच्छी खासी होगी। ठीक है, फिर हम बेसिकली क्या करेंगे, ALM प्रोसेस करेंगे। ALM प्रोसेस में क्या, सबसे पहले अपने रिस्क पैरामीटर्स बनाओ। रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पे क्या करेंगे, हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेंगे। जब हमने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, हम क्या कर लेंगे, रिस्क को मेजर कर लेंगे। जब आपका रिस्क मेजर होगा तो हम उसको क्या कर लेंगे, रिस्क मैनेज कर लेंगे। रिस्क मैनेज बेसिकली होगा कैसे, रिस्क पॉलिसीज एंड टॉलरेंस लेवल्स को बना के। ठीक है, उसके अलावा बैंक क्या करेगा, अपने एक ALCO बनाएगा। ALCO इज बेसिकली एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाएगा, जो बेसिकली क्या करेगा, जो बैंक के रिस्क लेवल को मैनेज तो करेगा ही करेगा, उसके अलावा इन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया तो उसकी ये भी इंश्योर कराएगा कि वो क्या हो सके, प्रॉपर इंप्लीमेंट हो सके। अगर एक तो अपने क्या करेगा, उसको मॉनिटर करना है। मॉनिटर करने के बाद उनको क्या करना है, यह इंश्योर कराना है कि जो हमने डिसीजन लिए थे वो क्या कर सके, प्रॉपरली अप्लाई हो। सेकंड, जो भी बैंक ने करंटली बेसिस के ऊपर अपना इंटरेस्ट व्यू रखा है, इंटरेस्ट रेट व्यू बेसिकली कि इंटरेस्ट रेट क्या होने वाले हैं, उसके बेसिस पे जो अपने डिसीजन बनाए हैं, फ्यूचर बिजनेस डिसीजन बनाए हैं, ये भी इंश्योर कराना कि वो डिसीजन क्या हो सके, प्रॉपरली एक्यूरेट आर्टिकुलेट हो सके, प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो सके। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज ALM, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मैनेज करना। जरूरत क्यों पड़ी, कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ने से वोलेटिलिटी बढ़ी, वोलेटिलिटी बढ़ने से क्या हुआ, बैंक्स के ऊपर प्रेशर आया कि अपने आप को प्रॉफिटेबल रखो और अपनी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को मेंटेन करो। जब इन चीज़ों को मेंटेन करना था तो हमें ये महसूस हुआ कि हमें जो अपने जो स्ट्रक्चर है, जो अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में प्रोसेसेस है, उनको क्या करने का, प्रॉपरली पहले ही प्लान करना पड़ेगा। हम एडहोक एक्शंस के बेसिस पे अपने रिस्क को कैटर नहीं कर सकते। उसके लिए हम ALM प्रोसेस लेके आए। ALM प्रोसेस बेसिकली तीन पिलर्स पे बेस्ड है। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करना है और उसके बाद अपने आपने ALM प्रोसेस को परफॉर्म करना है। ALM प्रोसेस में क्या आता है, रिस्क पैरामीटर्स को डिफाइन करना। रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पे क्या होगा, अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाओगे।
फिर अपने आप रिस्क को मेजर कर पाओगे एंड अपने आप जब आपको रिस्क पता लग गया रिस्क है क्या और कितना है, उसको क्या कर पाएगा, उसको मैनेज इजिली कर पाओगे। मैनेज करना कैसे है, आपको अपने टॉलरेंस लेवल और रिस्क पॉलिसीज को क्या करना है, डिफाइन करना है। उसके अलावा बैंक अपनी क्या बनाएगा, एसेट लायबिलिटी कमेटी बनाएगा, जिस एक या जो एक तो बैंक के रिस्क लेवल को क्या करेगी, मॉनिटर करेगी। उसके साथ साथ जो उन्होंने डिसीजन लिए थे पिछली मीटिंग में, ये इंश्योर कराएगी कि वो डिसीजन है प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो। एंड बैंक ने जो अपने फ्यूचर बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ करंट इंटरेस्ट रेट व्यू, ये भी इंश्योर कराएगी कि वो जो प्रॉपर डिसीजन है वो क्या हो, आर्टिकुलेट हो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी आर्टिकुलेट हो। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एएलएम ऑर्गेनाइजेशन। एएलएम ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले तो जो बैंक का बोर्ड है उस सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बैंक के बोर्ड की है। कि जो उसने कि जो भी एक तो उन्होंने अपने रिस्क को मैनेज करना है, रिस्क मैनेज करने के लिए क्या बनानी है, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज बनानी है। तो ये सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है, बोर्ड की आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा बैंक का हमने पढ़ा क्या बनाएगा, अपनी एक एएलसीओ बनाएगा, एसेट लायबिलिटी कमेटी बनाएगा। एसेट लायबिलिटी में बेसिकली कौन कौन होंगे, बैंक के सीनियर जो मैनेजमेंट है वो इंक्लूड होंगे। उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो बैंक की टॉलरेंस लिमिट है वो टॉलरेंस लिमिट बनाए और ये इंश्योर कराए कि जो बैंक है वो अपनी टॉलरेंस लिमिट के अंदर ही क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एएलएम डेस्क होगा, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट डेस्क होगा, उसका जो भी ऑपरेटिंग स्टाफ होगा उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि जो भी अपनी रिस्क प्रोफाइल्स हैं रिलेटेड टू एसेट एंड लायबिलिटीज वो क्या करें, उनको एनालाइज करें, उनको मॉनिटर करें, उनको एनालाइज करके मॉनिटर करके और उनकी जो भी रिपोर्टिंग है वो किसको प्रोवाइड करें, एएलसीओ को प्रोवाइड करें। ओके, उसके अलावा वही एएलसीओ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक तो रिस्क लेवल को मॉनिटर करना ही करना है और ये भी इंश्योर कराना है कि जो आपने पिछली मीटिंग्स के अंदर जो डिसीजन लिए थे वो क्या हो, प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो, प्रॉपर अपना वर्क अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। ओके, उसके बाद एएलसीओ की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब फंडिंग पॉलिसी डिसाइड हो रही होगी कि बेसिकली पैसा कहाँ से आने वाला है, तो सोर्स ऑफ लाइबिलिटीज को वो पहले तो डिसाइड करेगी कि पैसा कहाँ से आएगा एंड इन केस अगर पैसा कहाँ से आ सकता है तो लाइबिलिटीज बढ़ा सकते हो, एसेट कम कर सकते हो। तो वो बेसिकली क्या करे, फंडिंग पॉलिसी के अंदर इन दोनों चीजों का मिक्स बनाए कि मिक्स किस किस चीज का, लाइबिलिटीज और सेल ऑफ एसेट्स का मिक्स बना के अपनी क्या बनाए, फंडिंग पॉलिसी को बनाए। ये किसकी जिम्मेवारी आ जाती है, एएलसीओ की जिम्मेवारी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद एएलसीओ बेसिकली एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है, ताकि हम अपनी क्या कर सके, लिक्विडिटी मैनेज कर सकें। लिक्विडिटी मैनेज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी ही मैनेज नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, लिक्विडिटी शॉर्टफॉल हो जाएंगे। मतलब कि अगर लिक्विडिटी की मैं अपनी एसेट्स को कितनी जल्दी पैसे में कन्वर्ट कर पाता हूँ, दैट इज लिक्विडिटी। ओके, सपोज मैं एक डिपॉजिटर हूँ, मैं बैंक के पास चला गया कि मैंने इतना पैसा सपोज 10 करोड़ पे जमा कराया था, आज मुझे विड्रॉ कराना, मुझे मेरा पैसा दे दो। लेकिन अगर बैंक के अंदर उतना पैसा ही नहीं है, बैंक के अंदर उतनी लिक्विडिटी नहीं है, तो बैंक के अंदर क्या आ गया, लिक्विडिटी शॉर्टफॉल आ गए। लिक्विडिटी शॉर्टफॉल आ गए तो मतलब बैंक अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। बैंक अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा मतलब बैंक वर्क ही नहीं कर पा रहा। और हमने क्या पढ़ा था, बैंकिंग सिस्टम क्या है, प्रॉपरली इंटरलिंक्ड है, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। तो अगर एक बैंक पे इफेक्ट आता है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे इफेक्ट आता है। तो लिक्विडिटी को मैनेज करना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपनी क्रूशियल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें। सेकंड, लिक्विडिटी शॉर्टफॉल्स को अवॉइड कर सकें। लिक्विडिटी शॉर्टफॉल अवॉइड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो इसकी रिपरकशंस है वो किस पे आती है, प्रॉपर पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर आती हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपनी लिक्विडिटी को मेजर कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो लिक्विडिटी मेजर करने के लिए बैंक्स को रेगुलरली बेसिस पे अपनी लिक्विडिटी क्या करनी चाहिए, मेजर करनी चाहिए। रीजन मीन हमारे बैंक की जो मेजरली इन्वेस्टमेंट है वो किस में होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो सकती है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हो सकते हैं, वो कभी भी लिक्विड हो सकते हैं कि आप उनमें से पैसा नहीं निकलवा सकते फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैच्योरिटी लैडर यूज करनी है। मैच्योरिटी लैडर इज बेसिकली क्या होती है कि कौन सी एसेट किस किस पीरियड के ऊपर मैच्योर होने वाली है, दैट इज नोन एज मैच्योरिटी लैडर। तो मैच्योरिटी लैडर के बेसिस पे अपनी क्या कर सकते हो, लिक्विडिटी को मेजर कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने अपनी बकेट्स बनानी है जिसको बोलेंगे टाइम बकेट्स। टाइम बकेट्स के अंदर आप अपने क्या कर सकते हो, ये गिवन पीरियड्स हैं लाइक 1 डे, 2 to 7 डेज, 10 to 14 डेज, अपनी जो सिक्योरिटीज है उनको इन कैटेगरीज के अंदर क्या कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो कि कौन सी सिक्योरिटी एक दिन के अंदर मैच्योर होगी, कौन सी 2 से 7 दिन लेगी, एक्सेट्रा। उसके अंदर आपने क्या करनी है, अपनी टाइम बकेट्स बना लेनी है। उसके बेसिस से अपनी क्या कर सकते हो, लिक्विडिटी मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्विक गो थ्रू एएलएम क्या था वो देखा। एएलएम 3 पिलर्स पे बेस्ड है। एएलएम इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन गेन करना, उसके बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना और एएलएम प्रोसेस को परफॉर्म करना। ओएलएम ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ऑफ द बोर्ड। एएलसीओ हम बनाते हैं, जो एसेट लायबिलिटी कमेटी होती है, उसका जो सबसे मेन पार्ट होता है दैट इज द बैंक की सीनियर मैनेजमेंट, जिसके अंदर सीओ भी उसका पार्ट होता है। उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो लिमिट्स बनाना और ये इंश्योर करना कि जो भी लिमिट्स जो भी बैंक परफॉर्मेंस कर रहा है उन लिमिट्स के अंदर रहते ही वो ही कर रहा हो।
उसके बाद जो हमने एएलएम डेस्क के अंदर एम्प्लॉइज रखे हैं, ऑपरेटिंग स्टाफ रखे हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि रिस्क प्रोफाइल जो भी बैंक की है उसको एनालाइज करना, मॉनिटर करना एंड उसकी रिपोर्टिंग किसको देना, एएलसी को प्रोवाइड करना। एएलसीओ की जिम्मेवारी क्या है कि रिस्क लेवल्स को इंश्योर कराना, कि रिस्क लेवल को टाइम टू टाइम बेसिस पे मॉनिटर करना, और ये इंश्योर कराना कि जो भी पिछली मीटिंग में डिसीजन लिए गए थे वो उन डिसीजन के बेसिस वो पूरे के पूरे डिसीजन क्या हो चुके हैं, इंप्लीमेंट हो चुके हैं। ठीक है। एंड इनकेस हम फंडिंग की बात कर रहे हैं तो उनको लाइबिलिटीज और सेल ऑफ एसेट्स का एक प्रॉपर क्या बनाना है, मिक्स बनाना है। एएलएम का एक पार्ट आता है अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करना। लिक्विडिटी को मैनेज करना जरूरी क्यों है? क्योंकि वो हमारी क्रूशियल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी होता है। एंड इनकेस लिक्विडिटी शॉर्टफॉल्स आते हैं तो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे क्या आ सकते हैं, रिप्रिकॉशंस आ सकती हैं। ठीक है। हमारी लिक्विडिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं? मेजर करने के लिए हम किस चीज की हेल्प लेते हैं? मैच्योरिटी लेजर। मैच्योरिटी लेजर बेसिकली आपकी कौन सी एसेट कब मैच्योर होने वाली है, कब लिक्विडेट हो सकती है, कब नहीं हो सकती, उसके बेसिस पे आपने अपनी पूरी एसेट्स को क्या करना है, क्लासिफाई कर लेना है। ठीक है। क्लासिफाई करने के लिए आप ये टाइम पीरियड यूज कर सकते हो, उसको हम बोलेंगे टाइम बकेट्स। आपने तो बेसिकली क्या करा, टाइम बकेट्स के अंदर अपनी एसेट्स को डाल दिया, एसेट्स को अपनी क्लासिफाई कर दिया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपने टाइम लिमिट बनाई, टाइम बकेट्स बनाई, टाइम बकेट्स के अंदर जो भी मिसमैचेस हैं, लाइक कोई सिक्योरिटी हो सकता है वो 10 दिन के अंदर मैच्योर हो रही हो, कोई 30 दिन में मैच्योर हो रही हो, तो बेसिकली ये मिसमैच है। तो आपने मिसमैचेस को एनालाइज करना है। मिसमैचेस में भी जो शॉर्ट टर्म मिसमैचेस हैं उनको ज्यादा अच्छे से एनालाइज करना, उन पर ज्यादा फोकस आपने देना है। ठीक है। तो आपने बेसिकली अगर टाइम बकेट्स के अंदर एसेट्स क्लासिफाई कर दी, उसके अंदर जो मिसमैचेस थे उनका फाउंड करा, मिसमैचेस में भी जो शॉर्ट टर्म मिसमैचेस थे उनके ऊपर ज्यादा हमने क्या करा, फोकस करा। ठीक है। उस जो आपके मिसमैचेस है उसके बेसिस पे आपने क्या करना है, अपनी पोटेंशियल लिमिट्स बना लेनी है, पोटेंशियल लिमिट्स और टॉलरेंस लेवल बना लेने हैं, ताकि आप अपनी लिक्विडिटी को क्या कर पाओ, मैनेज कर पाओ। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, जब मिसमैच आएगा तो आपके पास गैप आएगा, तो उस गैप को फाइनेंस करने के लिए हमने गैप फाइनेंसिंग का मदद लेनी है। गैप फाइनेंसिंग आप किस तरीके से कर सकते हो, मार्केट बोरोइंग्स के, बिल डिस्काउंट करा के, आरबीआई से फाइनेंस लेके एक्सेट्रा, इन चीजों से आप क्या कर सकते हो, अपने गैप को कम कर सकते हो, लिक्विडिटी को इजिली क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ठीक है। जो आपको अपनी लिक्विडिटी मैनेज करनी है वो क्या करनी है, डेली बेसिस पे करनी है। डेली आपको स्टेटमेंट बनानी है ताकि जो लिक्विडिटी है उसको इजिली क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके। उसके अलावा जो भी आती है आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, आपने इन चीजों के बारे में क्या करना है, रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के लिए क्या है, जो फॉर्मेट्स है उनको रिवाइज कर दिया गया ताकि जो अपनी लिक्विडिटी हो इजिली आप उसको क्या कर पाओ, रिपोर्ट कर पाओ। ठीक है। जो भी आपकी लिक्विडिटी स्टेटमेंट्स की जो भी डिस्क्लोजर्स हैं उसको क्या करना है, हमने डेली बनाना है, और आपने अपनी ईएलसीओ को या टॉप मैनेजमेंट को हर रिपोर्टिंग फ्राइडे के 2 या 3 दिन के अंदर आपको क्या है वो रिपोर्ट दे देंगी। रिपोर्ट जो बनेगी वो डेली बनेगी। डेली रिपोर्ट्स को आपने हर फ्राइडे के 2 या 3 दिन के अंदर अंदर अपने एएलसी और टॉप मैनेजमेंट को दे देना है, ताकि इन केस उन्हें लगता है कि लिक्विडिटी शॉर्टफॉल होने के चांसेस है तो उसको इजिली मैनेज किया जाए, इजिली कैटर किया जाए, जो भी गैप आ रहा है उसको गैप फाइनेंसिंग की मदद से क्या कर लिया जाए, पूरा कर दिया जाए। ओके। ठीक है। बेसल 3 के अंदर वही दिक्कतें आई थी। दिक्कत क्यों आई थी? क्योंकि इससे बैंक के ऊपर स्ट्रेस आया था, और उस टाइम के ऊपर हमने एस्टिमेट करा था कि हमें एटलीस्ट 20,000 करोड़ की कैपिटल चाहिए थी। तो बेसिकली क्या था, बेसल 3 की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए शॉर्ट पीरियड के अंदर हमें क्या चाहिए थी, काफी ज्यादा कैपिटल रेज करने की जरूरत थी, जिसको कैटर करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक साथ इंप्लीमेंट ना करके हमने क्या किया, एक प्रॉपर ट्रांजिशनल फेज को फॉलो किया था। सो यहाँ पे हमारा यूनिट खत्म होता है। इसके अंदर हमने बेसिकली क्या पढ़ा, बेसल 1 क्या था, बेसल 2 क्या था, बेसल 3 क्या था। बेसल 1 से बेसल 3 के अंदर हम किस तरीके से आए, ट्रांजिशनल पीरियड क्या था, बेसल 1 की क्या खामियां थी जो बेसल 2 ने दूर करी, बेसल 2 की क्या खामियां थी जो बेसल 3 ने यूज करी। उसके अलावा बेसल 3 के जो 3 पिलर्स हमने उसको एक एक करके क्या करा, डिस्कस करा। बेसल 3 के आने से बेसिकली हुआ क्या कि जो बैंक की एबिलिटी थी कि वो अपने फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस को इजीली डील कर पाए, वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई। रिस्क मैनेजमेंट काफी ज्यादा इंप्रूव हुई, और इससे एट द एंड थर्ड पिलर इंप्रूव हुआ। थर्ड पिलर वॉज मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन आने से क्या हुआ, बैंक की जो ट्रांसपेरेंसी थी वो इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे यूनिट खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।